ओके, देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, मुझे क्या पता, आप लोगों को तो पता ही है। फिर अभी आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी? मैम शुगर और वाटर वाला सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर और वाटर वाले सॉल्यूशन में तो हम लोग, मैंने ये कब कहा कि आप वही सॉल्यूशन लो? मैं तो एग्जांपल बता रही हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सपोज आपने क्या डाला, इंक, ठीक है, नील नील, जिससे हम लोग धोती को कलर करते हैं ना, धोती को, तो उसको हिंदी में तो नील बोलते हैं, अब जो भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो नील में अगर आप डालते हो किसी कॉटन के कपड़े को, तो आप क्या देखोगे, जो ये पानी है ना, वो धीरे धीरे उसका नीलापन घटते जाएगा और कपड़े पे नील चढ़ते जाता है। जैसे एक बकेट में, अगर इस बकेट में आधा बकेट आपने पानी लेकर के इसमें आप धोती कलर करना चाहते हो, तो अगर आपने 10 ड्रॉप नील डाले एक धोती के लिए, तो वो धोती इसमें डालोगे ना, तो कुछ पानी तो एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि कुछ ऑप्शन होता है, बट वो नील के पार्टिकल को भी अपने सरफेस पे ले लेगा और धीरे धीरे इसमें से नील खत्म हो जाएंगे, ऐसा होता है। सेम चीज कलर के केस में भी होगा। अगर आपने एक बकेट में कलर डाल दिया थोड़ा, उसमें कपड़े, कॉटन कपड़े सुखा रहे, सॉरी भिगा के और निकाल रहे हो, तो उससे कलर के जो पार्टिकल है ना, वो कपड़ों पे कलर के पार्टिकल चिपक जाएंगे कॉटन के, और वहां पे कलर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल लेंगे ना जहां से कुछ चिपके, जहां से चिपके ही नहीं, उसका क्या लेने का सेंस है? मैम तो इससे हम लोग को ये समझ आता है कि मैम हम लोग फिक्स नहीं कर सकते कि मिक्सचर मैम सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। नील और वो तो होमोजेनियस ही है, हम सॉल्यूशन तो वैसे पढ़ रहे नहीं रहे अभी, बट मिल को वही पानी में मैम, जैसे जैसे मैम homogeneous। नील वाला बोली या कलर वाला बोली, वो लोग मैम होमोजीनियस है। हाँ, पर यही अगर चीनी और पानी मिले तो मैम नहीं ना होता है, तो वो भी तो होमोजीनियस है। होमोजेनियस है, बट सभी चीजें थोड़े ना उस पे हर बार तो सॉल्यूट ही थोड़ा ना जाकर के चिपक जाएगा, या फिर जरूरी थोड़े दोनों भी चिपक सकते हैं। अगर वैसा जो मतलब बराबर ही मिक्स है तो दोनों भी चिपक सकते हैं, तो वैसा है। होमोजेनियस हेट्रोजीनियस से भी यहाँ पे कोई सीन नहीं है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस का, है ना? तो ऐसा है। अरे इतना दिमाग क्या लगाना, सिंपल है। अगर पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा, मतलब एडजॉर्बेंट पे जो एब्जॉर्बेंट है वो सॉल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट भी कुछ चिपका होंगे बट ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट जाकर के चिपका होगा। अगर निगेटिव एड्जॉर्बेंट का बात कर रहे हैं, निगेटिव एड्जॉर्प्शन का बात कर रहे हैं, तो एड्जॉर्बेंट पे हमारा निगेटिव पार्टिकल यानी सॉल्वेंट, सॉरी निगेटिव नहीं बोलेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट ज्यादा जाकर के उसके सरफेस पे चिपका होगा। इतनी बात है बस, दोनों भी जाके चिपक सकते हैं। अगर चीनी चीनी का सोल्यूशन ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसका निगेटिव पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन में ये टर्म में नहीं, उसको हम लोग ये डिफाइन करेंगे। एब्जॉर्प्शन हो गया, इसलिए तो मैंने इसको टाइप में नहीं रखा, आपको नॉर्मली पढ़ा रही हूँ कि ये टर्म है, ये अब जान लो। ओके, तो देखो एब्जॉर्प्शन से क्या फर्क पड़ा, आज आप लोगों ने बहुत कम पढ़ दिया है। एब्जॉर्प्शन से क्या हुआ, पहले आपका अनबैलेंस था सरफेस का मॉलिक्यूल, अनस्टेबल था, अनबैलेंस फोर्स था उसके कारण अनस्टेबल था, इसके कारण मोर एनर्जी था। मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ कर दो। और जब ये, क्योंकि पहले के कंपैरिजन बहुत अच्छा है, और जब ये एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हो गया तो ये बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि ऊपर से भी आकर के मॉलिक्यूल चिपक चिपक के फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, स्टेबल भी हो गया और एनर्जी भी घट गई। ये हुआ। चलो, अब मुझे लगता है मैकेनिज्म काफी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो, मैं आप लोगों को एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में दो डिफरेंस लिखा था, जनरली नहीं पूछता है लेकिन आप कम से कम जान लो, तो दो तीन डिफरेंस में और आपको बता दे रही हूँ। क्यों दो डिफरेंस लिख के फिर क्या है, एक तो पहला लिखाया था
एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। पहला तो था यही कि एक हमारा बल्क फेनोमेना है और एक सरफेस फेनोमेना है। पहला आपने क्या लिखा था, ये हमारा बल्क फेनोमेना और ये सरफेस फेनोमेना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखियो, बल्क फेनोमेनन में क्या होता है, अंदर अंदर तक पार्टिकल क्या होते हैं, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे म्यूट करके रखो अपना फोन, कौन है ए बालक योग, अपना फोन म्यूट करके रखो ना। योकेश आपका अनम्यूट है शायद। और इसमें क्या होगा, सिर्फ सरफेस पे चिपकता है, अंदर तो नहीं चिपकता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके। तीसरा, ये एब्जॉर्प्शन आपका नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। किसका फोन आप लोगों में अनम्यूट हो जा रहा बार बार? नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। और ये क्या हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और क्या लिख सकते हो, देखो इसमें क्या है, स्पॉन्ज को आप पानी में जब डुबाते हो तो यूनिफॉर्म रेट से पानी स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले तेज पानी ज्यादा जल्दी से ये एब्जॉर्ब होगा, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। एक ही रेट से, यूनिफॉर्म रेट से एब्जॉर्ब होते हैं, सेम ही स्पीड से पानी पूरे के अंदर स्पॉन्ज के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रेट। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट से एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे लिख लो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रैपिड इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में काफी तेजी से होता है, सरफेस जब खाली होता है। रैपिड इन द बिगनिंग, rapid in the beginning due to availability of surface area। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण स्टार्टिंग में बहुत रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है, और जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होते जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉल्स डाउन लेटर सिंस द इंटायर सरफेस एरिया आर ऑक्यूपाइड। तो फिर वहां पे खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फॉल्स डाउन लेटर सिंस, इसको ब्रैकेट में भी चाहो तो लिख सकते हो, द इंटायर सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड।
ओके, तो ये हो गया हमारा चार्ट डिफरेंस। हाँ, तो चार्ट डिफरेंस काफी है। और एक क्या लिख सकते हो, दिस इज द सरफेस डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया और इट डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ये भी लिख सकते हो इतना। ओके, तो आज इतना। और हमने लास्ट में कल हमने कहाँ पे पढ़ी है, कहाँ तक हमने पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन, ये क्या कहलाएगा, सॉर्प्शन। और इसका एग्जांपल क्या है, डाइंग ऑफ फैब्रिक, डाइंग ऑफ क्लोथ्स या फिर फैब्रिक। ये इतना हमने कल पढ़ लिया था, बाकी उसी को आज थोड़ा डीपली पढ़िए हैं, ये आप ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट है। आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू। अच्छा, मैंने गलती से इंडोथर्मिक लिख दिया है और ये इंडो होता है। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। इंडोथर्मिक। ओके, चलो, थैंक यू आपको मिस्टेक बताने के लिए, हो जाता है कभी कभी। ओके, फिर आज इतनी रहने देते हैं।